जब तक वोटर का विश्वास ना जीते जब तक चुनाव नहीं जीता जा सकता। और अब की बार जैसे ही निकाय के चुनाव आए तो एक ही नारा था कि ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में बने, और हरियाणा की जनता ने कांग्रेस पार्टी को जीरो पे आउट करने का काम किया। हरियाणा का जो पंजाब प्रेम है, इसको लेकर के क्या कोई स्ट्रेटजी आप लोगों की बनी है कि अब चुनाव में क्या करना है पंजाब में? अब की बार बहुत बड़ा परिवर्तन पंजाब में होगा। अगर पंजाब में भी बन जाती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो आपको लगता है कि SYL, अलग विधानसभा, हाई कोर्ट, ये तमाम मुद्दे आप ये सुलझा लिए जाएंगे? कांग्रेस के अंदर बहुत ज़्यादा गुटबाजी है, क्या स्थिति है बीजेपी की? गुटबाजी करने वाला अपने आप साइड हो जाता है। अनिल विज, क्या वजह है कि वो नाराज़गी उनकी बाहर आ जाती है, और नाराज़गी भी ऐसी कि वो सीधा अपने ही मुख्यमंत्री तक पर वो सवाल उठा देते हैं? हरियाणा बीजेपी के अंदर आपको लगता है कि आपके साथ भी कुछ नेता या कोई और खींचातानी जैसे कांग्रेस के अंदर चलती है, बाकी तमाम पार्टियों में होती है? आपने कहा कि बर्तन जो हैं वो फटकते भी हैं जब साथ रहते हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक विचार है, और सब नेता अपनी अपनी बात को रखते हैं। यही खूबसूरती है हमारी पार्टी की। कहीं पे भी आपकी टांग खींचेंगे, आपको नीचा दिखाने की वो कोशिश करेंगे, हराने की कोशिश करेंगे, ये टांग खींचने वो वाली खूबसूरती तो नहीं मानी जाएगी ना जी। खिलाड़ियों को लेकर के बडोली जी, काफ़ी बीजेपी के ऊपर बहुत सवाल उठाए जाते हैं कि बीजेपी की सरकार के समय पर खिलाड़ी सड़कों पर आ गए। नमस्कार, न्यूज़ 18 पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज भारद्वाज। आज के पॉडकास्ट में जो शख्सियत हमारे साथ हैं, उनके नाम पर हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक लगाने का एक जो तमगा है वो लगा हुआ है, और उनकी बदौलत कहा जा रहा है कि जब से उन्होंने बीजेपी में हरियाणा में अपना पद संभाला है, तब से ही हरियाणा बीजेपी की जो ये कहें कि हैट्रिक बनी है। साथ ही साथ सब कुछ ठीक ठाक चलता वहाँ पर आ रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसी बातें होती हैं जो अक्सर हम खबरों में देखते हैं, सुर्खियां बनती हैं, लेकिन अंदर की खबरें क्या होती हैं, ख़ास तौर पर राजनीति की, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जी। मोहनलाल बडोली जी, आपका न्यूज़ 18 पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। सूरज भारद्वाज जी, आपका और आपके दर्शकों को सबको जय श्री राम। और आज के इस ब्रॉडकास्ट में जिस प्रकार से आपने बुलाया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बडोली जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहेंगे कि आपका सफ़र जो है वो कहाँ से शुरू हुआ था? आज आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं, इससे पहले क्या आपने कभी सोचा था, या किस तरह से आपकी पृष्ठभूमि रही है? मतलब इतने बड़े पद पर आ जाना, राजनीति में बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, आपका सफ़र कैसा रहा? सूरज जी, ये भारतीय जनता पार्टी और एक गांव में जन्म लेके, एक यमुना नदी के किनारे बिल्कुल मेरा गांव है, किसान परिवार में जन्म लिया, और सरकारी स्कूल से ही 10वीं पास की, और उसके बाद अपने खेती के काम में ही पिताजी के साथ लगे। लेकिन जब 1987 का चुनाव आया, और उस चुनाव में अचानक से हमारे बाबू देवदास जी सोनीपत से चुनाव लड़ रहे थे विधायक का, और उस चुनाव में हम शामिल हुए, और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में काम करने का, और उस समय एक सपोर्टर के नाते पहली बार किसी चुनाव में भाग लिया। गांव के पंचायत के चुनाव होते थे, उसमें हम भाग लेते थे। गांव में जैसे चौपाल में आदमी इकट्ठे हुए, पंचायत हुई, तो उसमें हम भाग लेते थे। लेकिन पॉलिटिकली तरीके से 87 में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में काम करने का मौका मिला, और 89 से मैं पार्टी के पदाधिकारी के रूप में, हमारा एक विधानसभा में एक मंडल होता था, राई विधानसभा थी, तो राई विधानसभा का मंडल का उप प्रधान। उसके बाद जब चुनाव आए तो मेरे को महामंत्री मंडल का, और उसके बाद मैं महामंत्री के तौर पर भी, हमारी पार्टी में पहले 2 साल का टर्म होता था, और मैं लगातार 2 बार रहा। फिर उसके बाद 94 में मंडल के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी मिली। उसके बाद 96 में हमारी गठबंधन की सरकार बनी, उसमें ज़िला में काम करने का मौका मिला। उसके बाद जब जिला परिषद का चुनाव मैंने लड़ा 2000 में, और सिंबल पर चुनाव लड़ा, जिला परिषद का सदस्य बना, तो पूरे प्रदेश के नाते से पंचायत प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक की मेरे को प्रदेश की जिम्मेवारी मिली, पूरे हरियाणा में काम करने का एक मौका मिला। और उसके बाद लगातार किसी न किसी जिम्मेवारी पर किसान मोर्चे के अंदर लंबे समय तक रहा, और
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मैं इकट्ठे ही प्रदेश महामंत्री किसान मोर्चा रहे, इकट्ठे काम किया और पार्टी में भी अनेक पदों पर रहा। पार्टी का सोनीपत का जिला अध्यक्ष की भी जिम्मेवारी रही और प्रदेश के अंदर महामंत्री 2 बार की जिम्मेवारी रही और आज प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी है। 2019 में पार्टी ने विधायक का चुनाव लड़ा और वो विधायक भी बने। 2 ही चुनाव लड़े थे, पहला जिला परिषद का सिंबल से लड़ा था और उसमें जीत दर्ज की, कमल के फूल पर की, और फिर विधानसभा में कमल का फूल पहली बार राय विधानसभा में खिला। और उसके बाद जब प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली है, उससे पहले लोकसभा का चुनाव भी पार्टी ने मेरे को लड़ने का मौका मिला। सोनीपत से लोकसभा चुनाव लड़ा और वो 20,000 कुछ वोटों से मैं रह गया। और उसके बाद भी कारण क्या रहा जी? आपने पहले बताया है कि कुछ मतदान में गड़बड़ियां कहीं हुई हैं, उसके अलावा और कोई कारण खास? मतदान में गड़बड़ी और ये तो एक राजनीतिक बयानबाजी कभी भी मैंने लगाया नहीं। अगर मतदान तो क्या, जिस वोटर ने फर्जी मतदान हुआ था। आपने एक बार जब नतीजे आए थे तो उस वक्त आपने शायद एक बार कहा था कि फर्जी हुआ मतदान, था, कुछ पर जहां पर आप कमजोर थे, पार्टी की स्थिति कमजोर थी, कमजोर थे, जहां हमारी पार्टी का कार्यकर्ता उस स्थिति में नहीं था जी, तो वन वे चला वहां पे। वो कुछ बूथ थे, 2 विधानसभा ऐसी थी जहां इस प्रकार से फिर क्या रहा जी? ये तो चलो एक छोटा कारण रहा। आपको क्या लगता है कि मतलब क्यों? ये तो मैं और अगर 15,000 वोटरों को अपने पक्ष में कर पाता तो मैं चुनाव जीत जाता। चुनाव तो जीतना, जब तक वोटर का विश्वास ना जीते जब तक चुनाव नहीं जीता जा सकता। और मैं ये मानता हूँ कि जब तक वोटर का मन ना हो तो वो वोट भी नहीं डालता है, कितना भी प्रचार दिखा ले, दिखावा दिखा ले वो, लेकिन वोटर का जहाँ मन जमता है वो उम्मीदवार के ऊपर जमता है, वो पार्टी के सिंबल के ऊपर जमता है। और पार्टी की विचारधारा के साथ जब वोटर का मन जुड़ जाता है तो वो वोट करता है और उम्मीदवार जीतता है। और अब विधानसभा का चुनाव हुआ, कितना नेगेटिव प्रचार था बीजेपी के प्रति, लेकिन हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रति जो लोगों का जुड़ाव, मात्र 56 दिन का समय था, बाद में तो सारा आचार संहिता में गया। और 12 मार्च को मुख्यमंत्री के रूप में उस समय कितना नेगेटिव वातावरण पूरा बना हुआ था, जहाँ भी जाते थे कार्यकर्ताओं के मन में भी असमंजस की स्थिति थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने मेहनत की, प्रयास किया। कार्यकर्ताओं के आपने बताया असमंजस की स्थिति किस तरीके से, मतलब क्या असमंजस थी? एक वातावरण मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया, कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, सीधा सा अगर आप कहें तो ये माहौल बन गया था। ये पूरा एक वातावरण ऐसा दिखाई दे रहा था और सबके मन में ऐसा था। और कोई सर्वे एजेंसी आती थी वो भी इस प्रकार से दिखाती थी। लेकिन एक मजबूत इरादे के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वो नीतियाँ जो गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया, और ऐसी नीतियाँ के जो गरीब की सीधी सरकार से जो सहायता मिली है, डायरेक्ट जो सहायता मिली है, चाहे किसान है, किसान सम्मान निधि उसके खाते में गई है, फसल अगर बेचने का काम किया तो सीधी उसके खाते में गई है, अगर कोई रेहड़ी पटड़ी पर काम करता है उसको पैसे की ज़रूरत है तो उसको सीधा बैंक से जोड़ने का काम किया है, कोई छोटे व्यापारी हैं वो काम करना चाहते हैं उनको सीधा बैंक से जोड़ने का काम किया है, जो पूंजीपतियों के चंगुल में जो फंसे रहते थे छोटे छोटे व्यापारी उनको निकाल के सीधा बैंक से जोड़ने का काम किया। और उसकी गारंटी, बैंक की में जो गारंटी लोन जब लेता है गरीब आदमी, उसकी गारंटी सरकार ने दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वो गारंटी दी और उस गारंटी पर उनको लोन लेकर काम करने का मौका मिला। गरीब को दूर करने का जो काम किया है। जी, आपने मोदी जी की जिक्र किया है तो इसमें एक आप बताएंगे कि इत्तेफाक है या कुछ और है? 2014 से ही केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी का जो एक सफ़र है वो शुरू होता है केंद्र में, और हरियाणा में बीजेपी का वो सफ़र शुरू होता है। तो इसकी क्या वजह है? क्या इसका आपको लगता है कि इसमें हरियाणा को फ़ायदा हो रहा है या केंद्र हरियाणा का फ़ायदा ले रहा है? ये हरियाणा की जनता का एक मूड भी है। जब आपने देखा होगा जैसे ही केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, हरियाणा में हमारी गठबंधन की सरकार बनी, और जैसे केंद्र में सरकार जिस पार्टी की होती है थोड़ा झुकाव भी रहता है। और जैसे ही 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फैसला हुआ प्रधानमंत्री के रूप में, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने फैसला लिया, पहली रैली रेवाड़ी में हुई, सैनिकों के वन पेंशन को लेके जो थी, 1 रैंक 1 पेंशन, उसको लेके जो रैली हुई और बहुत बढ़ चढ़ कर सैनिकों ने भाग लिया था।
और पहली रैली हुई थी, यादगार रैली हुई थी। और उसके बाद जैसे ही केंद्र में सरकार बनी, उसके 6 महीने के बाद ही चुनाव हरियाणा में थे। और क्योंकि हरियाणा में प्रधानमंत्री जी ने लंबे समय तक काम किया है, हरियाणा के प्रत्येक गांव में वो गए हैं, देखा है, और लोगों को विश्वास था। और उस विश्वास के कारण जो एक लोग कहते थे कि हरियाणा में तो अकेले बीजेपी नहीं आ सकती, जैसे अभी पंजाब में कहते हैं। हाँ, ये वैसी स्थिति पंजाब में भी है। और हरियाणा में 2014 में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी और 47 विधायकों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी सरकार हमारी चली। और एक ऐसा वातावरण बना था कि जो नारा भी दिया था 75 पार का, बहुत ज़बरदस्त माहौल वातावरण था। लेकिन राजनीतिक जब चुनाव होता है उस समय बहुत सारा वातावरण चेंज भी होता है। और उस समय फिर हम 40 पे आ गए और एक गठबंधन की सरकार हमने 5 साल तक चलाने का काम किया। उस सरकार में मैं विधायक के तौर पे भी रहा। और अब जब एकदम से उल्टा वातावरण बना हुआ था तो नायब सिंह सैनी जी पर भरोसा करते हुए और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर भरोसा करते हुए लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण से तीसरी बार जिस प्रकार से केंद्र में सरकार आई, उसी प्रकार से हरियाणा में भी तीसरी बार, और 1966 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई पार्टी 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद तीसरी बार सत्ता में आए। ये भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार से एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड बना है। ट्रिपल इंजन की सरकार आज है। विधानसभा चुनाव में हमने कहा था डबल इंजन की सरकार के लिए, जनता से निवेदन किया। और अब की बार जैसे ही निकाय के चुनाव आए तो एक ही नारा था कि ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में बने। और हरियाणा की जनता ने कांग्रेस पार्टी को जीरो पे आउट करने का काम किया। जिस प्रकार से दिल्ली में लगातार 3 बार से कांग्रेस जीरो पे आउट हुई है, इस निकाय चुनाव में कांग्रेस जीरो पे आउट। पंजाब में बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ जी हैं, उनसे बात होती है आपकी? सुनील जाखड़ जी बहुत बार हम मिलते हैं, हम मीटिंगों में भी मिलते हैं, कोई कार्यक्रम होता है तब भी मिलते हैं। और आज मैं ये मान के चलता हूँ कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी बढ़त की ओर है, बहुत चेंजिंग हुई है। और आने वाले समय में जो केजरीवाल की पार्टी की सरकार है उससे लोग तंग हैं, उससे छुटकारा चाहते हैं। अब दूसरी पार्टी के पक्ष में केजरीवाल को छोड़कर दूसरी पार्टी के पक्ष में आना चाहते हैं और इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी को चॉइस करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है अब की बार पंजाब के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अभी पिछले कुछ दिनों पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री के पास पंजाब के सरपंच जो हैं वो मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि पंजाब में हमारी सुनवाई नहीं होती। तो ये मतलब हरियाणा का जो पंजाब प्रेम है, इसको लेकर के क्या कोई केंद्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर कोई ऐसी बातचीत, कोई स्ट्रेटजी आप लोगों की बनी है कि अब चुनाव में क्या करना है पंजाब में? भारतीय जनता पार्टी का तो नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। और सबका विश्वास के साथ सरकार चलती है। और आज पूरे देश की जनता का विश्वास बना है कि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बात करते हैं देश की 140 करोड़ जनता की बात करते हैं। और पंजाब के लोगों को पता है, और पंजाब के लोग, मुझे पूरा भरोसा है अब की बार जैसे बहुत सारे व्यापारी भी पंजाब के हमसे मिलने के लिए आते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल आदमी भी मिलने के लिए आते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इतने मिलनसार हैं और उस मिलनसार की वजह से उनके संबंध भी रहे हैं। वो जब मंत्री थे, जब वो सांसद थे, अनेक बार चुनाव में गए हैं, हम भी चुनाव के समय गए हैं, हमारा भी बहुत सारा जानकारी, जान पहचान है। वो सब लोग आते हैं और अब की बार यही बात कहते हैं कि अब की बार बहुत बड़ा परिवर्तन पंजाब में होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसकी इच्छा सब जाहिर करते हैं। तो अगर पंजाब में भी बन जाती है भारतीय जनता पार्टी की, पहले से केंद्र में है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो आपको लगता है कि SYL, अलग विधानसभा, हाई कोर्ट, ये तमाम मुद्दे आप ये सुलझा लिए जाएंगे, इनका हल निकल आएगा? सूरज जी, आपने देखा है कि कितने सारे मुद्दे दिल्ली में, जैसे ही अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और जब भी चाहे कोई भी त्यौहार आए पोल्यूशन का मामला उठता था और केजरीवाल सीधा आरोप हरियाणा पर लगाते थे, हरियाणा के किसानों पर आरोप लगाने का काम करते थे। जब भी कोई पानी का मुद्दा आता था तो हरियाणा पर आरोप लगाने का काम करते। और इस चुनाव में तो सीधा सीधा आरोप लगा के यमुना के पानी में जहर घोलने का काम किया हरियाणा सरकार ने, हरियाणा के लोगों पर आरोप लगा दिया था। उसका जवाब इस चुनाव में दिल्ली की जनता ने दिया है और उसका परिणाम है कि आज दिल्ली के अंदर 48 विधायकों की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है। तो मतलब अब दिल्ली में प्रदूषण नहीं होगा? देखना, ये जो एक वैज्ञानिक
जो सवाल खड़ा होता है और वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार भी जो बताया गया है कि खेती बाड़ी के पोल्यूशन की वजह से 1 से 3% ऑन रिकॉर्ड दिया, सुप्रीम कोर्ट में दिया है। और उससे जो 3% भागीदारी जहाँ जो कृषि से धुएं की होती है उसको ही बड़ा मुद्दा बना दिया गया। कभी भट्ठों के ऊपर, कभी एनसीआर के बहुत सारे ऐसे मामले हैं। ऐसे एक बनावटी सी जो एक राजनीतिक स्टेटमेंट देके और उस समस्या का समाधान करने की कभी नहीं सोची कि समाधान क्या है इसका। भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाधान की तरफ चलती है और हम समाधान निकालेंगे, हर चीज़ का समाधान निकालेंगे और बातचीत के माध्यम से भी निकालेंगे। और कोई जो काम करने का, जब तक उस काम को नहीं करेंगे जब तक कैसे समाधान होगा। तो हर चीज़ का समाधान हमारी पार्टी की सरकार करेगी। जी, एक जैसे दिल्ली की हम बात करें, दिल्ली में रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी हैं, इससे पहले अरविंद केजरीवाल थे, उससे पहले एक बार महिला मुख्यमंत्री थी, शायद पहली दिल्ली की मुख्यमंत्री थी सुषमा स्वराज जी। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली में नेता कम है या हरियाणा के कुछ ज़्यादा ही उभरे हुए हैं या ज़्यादा समझदार नेता हैं, सूरज काबिल जी, हैं? दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी आबादी जो हरियाणा से जाके बसी है और दिल्ली सबके दिल में बसती है। सबका प्रेम भी दिल्ली से रहता है, हमारी देश की राजधानी है। दिल्ली के जो आपने चर्चा की है, बहन सुषमा स्वराज जी वहाँ मुख्यमंत्री रही हैं, वो हरियाणा में राजनीति की है। उन्होंने दिल्ली में भी चुनाव लड़ा है, दिल्ली से भी वो जीती हैं। और अब रेखा जी हैं, उनका जन्म तो भले ही हरियाणा में हुआ है जी, लेकिन आदमी हरियाणा का दिल्ली में रह सकता है, सभी रह सकते हैं। और लंबे समय से उन्होंने दिल्ली में राजनीति की है। आज तो वो दिल्ली की कही जाएगी, उनका जन्म हरियाणा में हुआ, हम भी कहते हैं हरियाणा की बेटी है, लेकिन राजनीति दिल्ली में की है। आज वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है और दिल्ली की जनता की सेवा करने का उसको मौका मिला है, वो जनता की सेवा करेगी। अच्छा, अभी तक का जो आपका राजनीति का सफ़र है, उसमें कोई सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए क्या है? क्योंकि आपने एक बिल्कुल नीचे से आपने सफ़र शुरू किया था, आज आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए क्या रही है इस राजनीतिक जीवन में? राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ी चुनौती होती है कि जनता की आशाओं पर खरा उतरना, और हम उसी को मान के चलते हैं। और जनता जो चाहती है उस प्रकार का आचरण व्यवहार पॉलिटिकल आदमी का रहे। और सबसे बड़ी चुनौती यही रहती है कि जनता के दिल को जीत पाए और जनता की भावनाओं के अनुसार काम करें। यही हम राजनीतिक चुनौती मान के चलते हैं और उसी के लिए हम काम करते हैं। और उसी प्रकार से सेवाई संगठन हमारा मूल मंत्र है, उस पर काम करते हैं। हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता की बात को सुनते हैं। कभी आपकी जो मतलब खबरों में ना वो बातें आई हों, आपकी प्रधानमंत्री जी से बात हुई हो हरियाणा को लेकर के, खास उनका आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जी या कोई उन्होंने किस्सा आपको बताया हो? बहुत सारे जब भी मिलते हैं और वो पूरी जानकारी भी लेते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मिल के आया था, बहुत सारी ऐसी जानकारियों पर मेरी चर्चा हुई है और वो खुल कर चर्चा करते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, हमारी अंत्योदय की सरकार है, हम अंतिम व्यक्ति के उदय की भावना के साथ काम करते हैं। जब समाज के गरीब से गरीब आदमी का उत्थान हो जाएगा तभी देश से गरीबी दूर होगी। बड़े लोग तो अपने आप काम करते हैं, मध्यम वर्ग के लोग थोड़ी सहायता से भी काम करते हैं, लेकिन जो गरीब आदमी है वो सरकार की जिम्मेवारी है उसको ऊपर उठाना। और उनकी चिंता यही रहती है। हम जब भी मिले हैं वो यही बात करते हैं कि बहुत छोटी छोटी जातियों के लोग हैं जिनका राजनीतिक रूप से कोई बड़ा महत्व भी नहीं समझते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उनको भी स्थान मिले, उनको भी सम्मान मिले। और जो समाज का पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो समाज का गरीब वर्ग है, वो किसी भी जाति से है, किसी भी धर्म से है, वो कभी जाति की और धर्म की बात भी नहीं करते। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो सबका साथ सबके विकास की हम बात करते हैं, वो वास्तव में हम प्रैक्टिकल रूप में उसको करते हैं। हरियाणा में जिस तरीके से आप संगठन को पूरा देख रहे हैं, कोई दिक्कत आती है जी? जैसे कांग्रेस के अंदर बहुत ज़्यादा गुटबाजी है, बीजेपी में ऐसा क्या स्थिति है बीजेपी की? देखो, राजनीतिक विचारधारा अलग अलग होती है। एक परिवार में 4 भाई होते हैं, उनमें भी विचारधाराएं अलग अलग होती है, काम करने का तरीका अलग अलग होता है, सोच का दायरा भी अलग अलग होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा यही मूल मंत्र है कि जब हम सामूहिक रूप से बैठते हैं, कोई निर्णय हम जब करते हैं तो उस निर्णय में सब भागीदार होते हैं।
जब अंतिम निर्णय हो जाता है तो सब हाँ करते हैं कि भाई मेरी सहमति है। और उसी प्रकार से गुटबाजी हमारी पार्टी में इसलिए नहीं ज़्यादा हैवी होती कि गुटबाजी करने वाला अपने आप साइड हो जाता है। एक आपसे एक चीज़ और जनता ये जानना चाहती है कि आपकी पूरी सरकार के अंदर अनिल विज मंत्री हैं, कई बार वो अक्सर पहले भी 10 साल पहले भी अब भी 2 4 6 महीने में किसी न किसी बात को लेकर के अक्सर वो नाराज़ हो जाते हैं और बाद में मान भी जाते हैं। तो ये क्या अब आपने पता किया होगा कि क्या वजह है कि वो नाराज़गी उनकी बाहर आ जाती है, और नाराज़गी भी ऐसी कि वो सीधा अपने ही मुख्यमंत्री तक पर वो सवाल उठा देते हैं? क्या उसकी वजह है? ये उनके स्वभाव में है ऐसा, और उनका नेचर है ऐसा, और हमें पता है। मैंने अभी कहा ना, एक परिवार में 4 भाई होते हैं, सबका स्वभाव अलग अलग होता है। अनिल विज जी कुछ भी बोलते हैं, लेकिन उसकी बात का जवाब हमने अपने एक बड़े नेता के रूप में उनका सम्मान करते हैं, तो उसी प्रकार से हम अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। वो बड़े हैं, बड़े नेता हैं, एज में भी बड़े हैं, उनका अनुभव भी बड़ा है। कोई बात उनको लगती है वो अपने खुली मन की बात करते हैं, लेकिन वो पार्टी के दायरे में रह के काम करते हैं। ये उनकी खासियत भी है, वो पार्टी के दायरे में ही रह के काम करते हैं। वो बेबाक बोलते हैं, वो मीडिया में मीडिया वालों से प्रेम भी बहुत ज़्यादा उनका रहता है, मीडिया से घिरे रहते हैं, और मीडिया से वो खुली बात करते हैं। उस खुलेपन में कई बार वो खुली बात कर जाते हैं। जी, एक जैसे पंजाब की अगर हम बात करें तो कोई आपका रोड मैप है आगे का, क्योंकि नज़दीक 1.5 2 साल के बाद चुनाव है पंजाब में। अभी से आम आदमी पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है, कांग्रेस भी तैयार है। जहाँ भी चुनाव है, और हमारी पार्टी तो ऐसे विचार पर चलने वाली है। बहुत सारे लोग अभी चर्चा भी करते हैं कि अभी हरियाणा में चुनाव हुआ, अभी निकाय के भी चुनाव हो गए, ये फिर भी काम में लगे हैं। तो ये हमारी पार्टी का सिस्टम है, और हम अपने चुनाव की अभी बिहार दिवस आया 22 तारीख को, पूरे देश में बिहार दिवस को मनाया गया। उसके प्रोग्राम भी हुए हैं। पॉलिटिकल एकदम से आरोप लगाना शुरू कर दिया, बिहार के चुनाव की तैयारी होगी। हम तो चुनाव की तैयारी में रहते हैं, चुनावी मूड में हमारा कार्यकर्ता काम करता रहता है। और पंजाब के लिए भी जो हमारी योजना रचना है, अभी हमारे पूरे देश में संगठन के पर्व चला है। पूरे देश में हमारे संगठन के हमारी मेंबरशिप चली है, पंजाब में भी चली है, हरियाणा में भी चली है, बिहार में भी चली है, राजस्थान उत्तर प्रदेश में भी चली है। सब जगह हमारे संगठन का बदलाव होता है हर 3 साल के लिए। हमारी मेंबरशिप 6 साल के लिए होती है। अभी जो हमने मेंबरशिप की है ये 30 तक रहेगी, 30 तक, उसके बाद फिर नई मेंबरशिप होगी। 3 साल के बाद इसको हम रिन्यू भी करते हैं। जब भी हमारे संगठन के चुनाव होते हैं तो उसमें एक पैमाना रखते हैं हम, 10% बढ़ाना है, 15% बढ़ाना है, 20%, वो ऊपर से तय करते हैं कि नई मेंबरशिप इतनी हमने बढ़ानी है। उसको बढ़ाने के बाद फिर हम नए सिरे से, चाहे उसको दोबारा भी जिम्मेवारी देनी है किसी भी कार्यकर्ता को। कोई हमारा बूथ का अध्यक्ष है, उसको BLA 2 बनाना है, या उसको प्रभारी बनाना है, या उसको उस बूथ पर कोई और जिम्मेवारी देनी, हम बूथ पर भी 11 सदस्यों की एक टीम बनाते हैं। पूरे देश के अंदर सब बूथों पर हमारी ये टीम होती है। उसके बाद हमारे मंडल होते हैं, मंडल के अध्यक्ष होते हैं, उसकी टीम होती है। फिर जिला का अध्यक्ष होता है, फिर उसकी टीम होती है। हमारी पार्टी में 6 मोर्चे भी हैं, वो मोर्चे भी अलग अलग काम करते हैं। युवा मोर्चा है, युवाओं को काम करने, 35 साल से नीचे के कार्यकर्ताओं को युवा मोर्चे में काम देते हैं, महिलाओं को महिला मोर्चे में काम देते हैं, किसान मोर्चे में किसानों को काम देते हैं। किसान मोर्चा हमारा, क्योंकि शहरों में किसान नहीं होते हैं तो इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में किसान मोर्चा काम करता है। हमारा SC मोर्चा है, उसमें उसी मोर्चे के आदमी काम करते हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा है, उसमें अल्पसंख्यक जो दायरे में आते हैं वो उसमें काम करते हैं। 6 के 6 मोर्चे हमारा काम करते हैं। एक अभी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव जो हैं वो अभी लंबित हैं, और आपने हाल ही में प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से, गृह मंत्री से, उनसे मुलाकात भी की है। तो क्या आप आश्वस्त हैं कि आपको दोबारा मौका दे देंगे? ये मुलाकात एक शिष्टाचार भेंट थी, और इसमें क्योंकि अमित शाह जी का भी दौरा हिसार में था, अभी आपने देखा, और अब 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती का अवसर है, और भारत रत्न बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर हरियाणा प्रदेश में पहली बार चुनाव के समय प्रधानमंत्री जी 2 प्रोग्राम भी देते हैं, 3 भी देते हैं, लेकिन बगैर चुनाव के एक ही प्रांत में, हरियाणा बहुत छोटा प्रांत है, उसके बाद जो 2 प्रोग्राम दिए हैं। सुबह 9 बजे हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। ये हरियाणा का सौभाग्य है कि हरियाणा में आज तक एयरपोर्ट नहीं था, और पहला एयरपोर्ट हिसार में बनेगा। उसके बाद वहाँ पर एक और भी आधारशिला रखेंगे, वहाँ
जहाज़ का एक टर्मिनल बनेगा, उसकी आधारशिला रखेंगे। उसके बाद 11 बजे जो है यमुनानगर में जो पावर प्लांट है, लेकिन 800 मेगावाट का और एक पावर प्लांट की आधारशिला रख के जाएंगे, ताकि हरियाणा में 24 घंटे बिजली मिले। और छोटे से प्रांत में समय कटाई का भी है, उसके बावजूद भी जनता में इतना उत्साह है, इतना जोश है कि बहुत भारी संख्या में लोग उपस्थित हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करने वाले। हरियाणा बीजेपी के अंदर आपको लगता है कि आपके साथ भी कुछ नेता या कोई और खींचातानी जैसे कांग्रेस के अंदर चलती है, इंडियन नेशनल लोकदल में थी, बाकी तमाम पार्टियों में होती है? आपने कहा कि बर्तन जो हैं वो खटकते भी हैं जब साथ रहते हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक विचार है और सब नेता अपनी अपनी बात को रखते हैं। यही खूबसूरती है हमारी पार्टी की, भारतीय जनता नहीं, लेकिन पार्टी की यही खूबसूरती है। अगर वो आपकी कहीं पे भी आपकी टांग खींचेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, हराने की कोशिश करेंगे, टांग खींचने वो वाली खूबसूरती तो नहीं मानी जाएगी ना जी। ये हराने वाली, ये तो एक जब चुनाव चलता है तो कुछ कार्यकर्ताओं का, कुछ नेताओं का होता है, कहीं कहीं होता है, वो नाम मात्र होता है, सब जगह नहीं होता है। लेकिन जैसे संगठन का जब चुनाव होता है उस समय तो सबसे बात विचार लिया जाता है, सबसे बैठ के करते हैं। अभी हमने मंडल अध्यक्षों का चयन किया है, तो हम पुराना मंडल अध्यक्ष, उस मंडल के रहने वाले लोगों के साथ बैठ के, हमारा एक ऑब्जर्वर जाता है, वो बात करके आता है, वो विचार ऊपर बता देता है, उसी का फैसला हो जाता है, उसी को बना देते हैं। इसी प्रकार से प्रदेश में भी जो प्रदेश की टोली के लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। हमारे ऑब्जर्वर जी लगे हैं और वो आएंगे, अरुण सिंह जी आएंगे, वो अपनी बातचीत करेंगे, बातचीत करके जो रिजल्ट निकलेगा उस प्रकार से सर्वसम्मति बनेगी, सर्वसम्मति से फैसला हो जाएगा। जी अच्छा, एक मोहनलाल जी, ये चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जो हैं उनकी कितना हरियाणा को बेनिफिट हो रहा है? डबल इंजन का अब ट्रिपल इंजन भी आप कह रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो कौन सा ऐसा फ़ायदा है जो हरियाणा को डबल इंजन की वजह से हुआ है? बार बार ये बात मुख्यमंत्री आपकी तरफ से कही जाती है। कौन सा इसी सबसे बड़ी सौगात कह लें या प्रदेश का फ़ायदा कह लें? जब से 2014 के बाद हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उसके बाद जो बदला हुआ हरियाणा है, बदला पूरा भारत है, नए भारत का निर्माण सब देख रहे हैं। लेकिन हरियाणा में आज कोई भी ज़िला ऐसा नहीं है जो नेशनल हाईवे से टच ना हुआ हो। हरियाणा के 22 के 22 ज़िले नेशनल हाईवे से टच हुए हैं। और सड़कों के मामले में जितनी सड़कें हरियाणा में बनी हैं, ये 2014 के बाद बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। और आपने देखा भी होगा, केजीपी और केएमपी, जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, जब केजीपी की आधारशिला रखी गई थी और उस पर मिट्टी डलने का काम भी शुरू हुआ, टेंडर भी शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई और वो प्रोजेक्ट बंद हो गया, 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, देश के अंदर नेशनल हाईवे बनाने की स्पीड 0 पे आ गई। जितने प्रोजेक्ट थे वो सब ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। और जैसे ही 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, फिर नए सिरे से नए नए प्रोजेक्ट बने और पूरे देश में जहाँ सड़कों का जाल बिछा, हरियाणा को उसका सबसे बड़ा लाभ मिला। क्योंकि अगर कोई उत्तर प्रदेश की तरफ गई है तो वो भी हरियाणा से गई है, कोई राजस्थान को गई है तो हरियाणा से गई है, कोई बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे बना है तो भी हरियाणा से गया है, कोई कटरा वैष्णो देवी का रोड अभी जिसका बहुत जल्दी उद्घाटन होगा वो भी पूरा हरियाणा से होकर गुजरा है। 152D आपने देखा। मतलब कितने, अगर कोई उत्तर प्रदेश को कोई सड़क जुड़ी है तो वो हरियाणा से होकर गई है। और एक सड़क अभी नहीं बनेगी जो डबवाली से सीधा पानीपत जुड़ेगी, और वो एक ऐसी सड़क बनेगी वो सब सड़कों को जोड़ती हुई आएगी। और कई 3 सड़कें अभी हरियाणा प्रदेश में और है, नेशनल हाईवे की जो प्लानिंग में है वो भी बनेंगी। और उसके बाद आपने देखा पूरे देश में जहाँ बिजली से ट्रेनें चली हैं, हरियाणा में भी सबसे पहले वो काम पूरा हुआ है। सारी ट्रेनें बिजली से चलने लगी हैं। नए नए जितने भी हमारे रेलवे स्टेशन हैं वो इतनी बढ़िया सुंदर तरीके के साथ बने हैं, आज एयरपोर्ट की तरह लगता है कि रेलवे स्टेशन में भी बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। लेकिन हुड्डा साहब तो ये कहते हैं कि जी नंबर 1 से 13वें 14वें नंबर पे हरियाणा को ले आए हैं। अब देखो, हुड्डा जी कुछ भी कह देते हैं, वो कभी आंकड़ों की बात नहीं करते। हम कोई नारा लगाने की बात नहीं करते, हम प्रैक्टिकल रूप से काम करते हैं। और आज सड़कों के मामले में हरियाणा नंबर 1 है। आज नहरों में जो आखिरी टेल तक पानी पहुंचना, कितनी सरकारें रही हैं, हम भी गठबंधन में रहे हैं,
लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के समय में आखिरी टील तक पानी पहुंचाने का काम किया और लोगों ने, हाँ, गांव में तो महिलाएं जो है ना स्वागत करती थी मनोहर लाल जी का कि हमारी आखिरी टील तक पानी पहुंचाने का काम किया है। हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, ये हमारी पार्टी का नारा नहीं है, ये हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है कि हर हाथ को, हर बेरोजगार को रोजगार मिले, ये हमारी पार्टी का लक्ष्य है। इस प्रकार से 10 IIMT बसाने का हमने जगह चिन्हित कर ली गई है ताकि हम 50,000 युवाओं को रोजगार दे पाएँ। आपका बहुत बड़ी योजना हमारी सरकार की है। और जी, स्टेडियम, हर गांव में स्टेडियम, खेलने कूदने के पार्कों का निर्माण, आज बदलता हुआ हरियाणा, न्यू हरियाणा, और बहुत अच्छे ढंग से हरियाणा आगे बढ़ा है। और GST के मामले में अभी आपने देखा होगा, आज हरियाणा 5वें स्थान पर है पूरे हरियाणा, पूरे देश के अंदर सभी प्रांतों में आज 5वें नंबर पर हरियाणा है GST के कलेक्शन के मामले में भी। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और हरियाणा जो है 1 नंबर पर है। अगले 4.5 साल का आपका क्या विज़न है? आप मतलब कहाँ देखते हैं हरियाणा को? हरियाणा मैं ये देखता हूँ कि अभी इस 5 साल में बहुत तरक्की करेगा। और जब ओलंपिक गेम 2036 में होंगे, क्योंकि वो हरियाणा दिल्ली के नज़दीक है, जब ओलंपिक गेम होंगे तो उस दृष्टि से भी यहाँ बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और हरियाणा के खिलाड़ी जिस प्रकार से मेडल लेके आते हैं बहुत तेज़ गति के साथ, हरियाणा के युवाओं को खेलों में भाग लेने का भी मौका मिलेगा। लेकिन खिलाड़ी जो है, औद्योगिक क्रांति जो हरियाणा में आने वाली है, खिलाड़ियों को लेकर के बड़ोली जी काफ़ी बीजेपी के ऊपर बहुत सवाल उठाए जाते हैं कि बीजेपी की सरकार के समय पर खिलाड़ी सड़कों पर आ गए, उनको आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ा। जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, उसके बाद हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी है। आपने देखा है कि जो 2014 से पहले जो मेडल लेके आते थे, और वही प्लेयर भी थे, वही गेम भी थे, वही हरियाणा था, नए नए युवा खिलाड़ी आए, उनको भागीदारी करने का मौका मिला। और पहली ऐसी हरियाणा सरकार है, प्रांतों में सब जगह सरकारें हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ऐसी पहली सरकार है जो खिलाड़ी को जब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए जाते हैं उससे पहले ही तैयारी हेतु 5 लाख रुपए नगद देते हैं ताकि वो अच्छे से अपना तैयारी कर सके, और 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देते हैं। और हरियाणा ऐसा प्रांत है कि खिलाड़ियों को सबसे बड़ी राशि हम देने का काम करते हैं। खिलाड़ियों को जो सम्मान हरियाणा देता है, बाकी के प्रांतों से बहुत आगे हरियाणा है, और हम इसी प्रकार से इसको लागू भी रखेंगे। और कुछ पॉलिटिकल, राजनीतिक रूप से कोई आंदोलन करता है, किसी की कुछ भावना होती है, और जो आंदोलन चला वो सबके सामने है। वो कांग्रेस से चुनाव लड़ा, आज वो विधायक भी है, वो राजनीति करने के अपना तरीका है, वो कोई किसी बहाने से राजनीति करता है, कोई किसी। तो अभी उनकी तरफ से कुछ आया है जी? CM साहब ने विनेश फोगाट को ऑफर दिया था कि आप ये सरकारी नौकरी लें या कैश इनाम लें। हमने उसमें देखा था, विधानसभा की कार्रवाई में भी देखा था, और मुख्यमंत्री ने बहुत बढ़िया ऑफर दिया है। उनका कोई जवाब आया होगा तो मेरे को जानकारी बनी। तो और किसानों का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है जी। और अभी अगर हम बात करें तो पंजाब सरकार का कहना है कि जी ये जो किसान धरने पर बैठे थे वो सारी मांगे जो हैं केंद्र से रिलेटेड हैं, और किसानों का आरोप आपकी सरकार पर ये है कि आप उन्हें दिल्ली जाने नहीं दे रहे। अभी आपने देखा है आंदोलन चला है, लंबे समय तक चला है, और हमने हमेशा कहा कि ये देश, ये हरियाणा प्रदेश किसानों का प्रदेश है। हम किसानों का सम्मान भी करते हैं, और किसान की समृद्धि के लिए, किसान के विकास के लिए, किसान की सुख सुविधाओं के लिए जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है वो किसान भी बोलते हैं। इसीलिए जो किसान का नाम लेके जो आंदोलन करने वाले किसान हैं वो ठीक लाइन पे आए हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि नीचे का जो किसान है, जो आम खेती से सीधा जुड़ा है, बहुत सारे आंदोलन करने वाले ऐसे हैं उनको किसानी नहीं करने से मतलब, राजनीति करने से मतलब है। वो किसान का नाम लेकर राजनीति करने का काम करते हैं। और बहुत अच्छे ढंग से हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने किसानों के साथ बातचीत की है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कितनी बार बातचीत की। हमने कभी बातचीत का रास्ता बंद नहीं किया। हमने हमेशा से ही किसानों को आह्वान किया कि आप आइए, सरकार के साथ बातचीत करिए, और बातचीत से सारे समाधान भी होते हैं। हम बातचीत में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम सम्मान के साथ बातचीत करते हैं, और जो बातचीत के माध्यम से बातचीत करते दफ़े जो हम आश्वासन देते हैं उसको पूरा भी करते हैं। कभी कोई आरोप
राजनीतिक रूप से लगा सकता है, लेकिन कोई भी ये आरोप नहीं लगा सकता कि बातचीत के माध्यम से कोई बात हमने कही हो और उसको पूरा ना किया हो। तो आपको हम क्या लग उसको रहा है पूरा भी करते हैं किसानों की और ये समस्या क्या बातचीत है? जैसे ही शुरू हुई, आप सबने देखा शिवराज चौहान सिंह जी और केंद्र की जो टीम बनी थी, वो टीम जैसे ही बातचीत करते थे ये दूसरे ढंग से राजनीति करते थे, और वो जैसे ही बातचीत किया उनको गिरफ्तार कर लिया। वो जवाब देंगे क्यों गिरफ्तार किया, लेकिन किसानों ने रास्ता खोल दिया, सारे रास्ते खुले हुए हैं। और आज आपको क्या लगता है जी कि समस्या किसानों की है या वो जिद कर रहे हैं, क्या मामला क्या है? किसानों की कुछ दोनों प्रकार की बात है। किसानों की समस्या भी है। अब हरियाणा के किसान को 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने की गारंटी है, और वहीं पंजाब सरकार उनकी 5 फसलें ही खरीदने की गारंटी दे दे। किसानों को, अगर वो पंजाब के अंदर बैठे हैं, पंजाब के किसान हैं, तो पंजाब की सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो अपनी जिम्मेवारी दे। लेकिन पंजाब तो कह रही है कि ये जो इनकी 12 मांगे हैं, 14 मांगे हैं, वो सारी केंद्र से जुड़ी हुई है। जो उनसे जुड़ी हुई है कम से कम वो तो पूरी करे, शुरुआत तो करे। वो ये बात तो माने कि हम किसानों के लिए ये कर रहे हैं, वो कुछ भी ना करें और सारी डिमांड केंद्र के ऊपर छोड़ दें। कुछ जिम्मेवारी तो सरकार की भी होती है। पंजाब सरकार अपनी जिम्मेवारी को निभाए, केंद्र सरकार अपनी जिम्मेवारी पहले भी निभाता रहा, आगे भी निभाएगा। चलो, एक आखिरी सवाल है मोहनलाल जी, आपने मनोहर लाल जी के साथ भी काम किया, आपने सैनी साहब के साथ अभी आप कंधे से कंधा मिला करके काम कर भी रहे हैं, तो दोनों के कामकाज में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? हमने बहुत अच्छा, शुरू से ही 94 में संगठन मंत्री के रूप में मनोहर लाल जी आए थे। मैं उस समय मंडल का अध्यक्ष था और लंबे समय से हमने इकट्ठे काम किया है और कोई समस्या नहीं आई, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। नायब सैनी जी के साथ थोड़ा वो दोस्ती वाला रहा है, शुरू से ही दोस्ती जैसा माहौल रहा है, और उसी भाव के साथ थोड़ा सहजता महसूस करते हैं, उसी सहजता के साथ काम भी करते हैं। उनके साथ थोड़ा सा इतना सा ही वो रहता था कि वो संगठन मंत्री के रूप में जैसे व्यवहार उनका शुरू से ही रहा है, हम कार्यकर्ता के रूप में रहे हैं, उसी प्रकार से वो मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन प्यार और प्रेम में कोई कमी कभी नहीं रही, कोई दिक्कत नहीं रही, और लंबे समय से काम किया और आज भी कर रहे हैं। तो आज आपको मुख्यमंत्री जब भी तालमेल बैठाने में आपको कितना सरकार और संगठन में कोई दिक्कत आती है आपको? आज ये पूरी चर्चा जो है पूरे देश में है कि जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में सरकार का और संगठन का जो समन्वय बना है, सरकार का और संगठन का समन्वय बहुत अच्छा है और उसके परिणाम आए हैं। ये जो तीसरी बार सरकार आई है, ये कार्यकर्ताओं का विश्वास, जब प्रधानमंत्री जी हरियाणा में आते थे और जो बातें वो कह के गए हैं, उन्होंने एक ही बात कही थी कि जो संकल्प पत्र है ये हमारा लक्ष्य है, इसको हम पूरा करेंगे। तो हरियाणा की जनता ने विश्वास किया। जब मुख्यमंत्री जी अपने स्टेज से भाषण देते थे, वो सभी विधानसभाओं में गए और मुख्यमंत्री जी एक ही बात कहते थे कि ये कार्यकर्ताओं की सरकार बनेगी। तो कार्यकर्ता उससे वो एकदम से अपनापन महसूस करता था, और आज कार्यकर्ता समझता है। आज पूरे हरियाणा प्रदेश का कार्यकर्ता खुश है। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ता सब यही कहते हैं कि हमारी सरकार है, हमारी खूब अधिकारी भी सुनते हैं, हमारे काम भी होते हैं। आज सबके काम हो रहे हैं, सब अधिकारी बात भी सुन रहे हैं और जनता सीधे काम भी करवा रही है। और आज आप देखेंगे तो सीएम हाउस के अंदर 24 घंटे लोग आते हैं, मिलते हैं, काम देते हैं, खूब काम होते हैं लोग। कोई ऐसी बात आपके सामने जनता लेके आई हो जो आपको लगता है कि उसमें सुधार की ज़रूरत है, या उनकी कोई समस्या है? जैसे मैं आपको एक बताऊं, फैमिली आईडी का लोगों में कईयों की जिनकी नहीं बनी है, और इस तरह के कोई आपको लगता है कि जी किसी चीज़ में, किसी फील्ड में सरकार को, संगठन को और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? अब जनता की तरफ से जो भी काम आता है, और आज अधिकारियों को निर्देश दे रखे हैं सीएम साहब ने कि अगर कोई काम नहीं होने का तो वो बताना है कारण क्यों नहीं हो रहे, उसको समझाया जाता है, बताया जाता है इस कारण से नहीं हो रहे। बाकी हर बात का जवाब दिया जाता है और काम खूब हो रहे हैं। आपको क्या भविष्य लगता है जी विपक्ष का, कांग्रेस का? आज विपक्ष, अब वो तो किस प्रकार से राजनीतिक तौर पर क्या, राजनीतिक तौर से भूपेंद्र हुड्डा का कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से अनादर किया हुआ है। कैसे जी? जो कांग्रेस पार्टी हुड्डा के नाम से चुनाव लड़ा, 37 विधायक हुड्डा के नाम से आए, और आज उनको विपक्ष के नेता बनने के लिए वो आज दिल्ली के चक्कर काट रहा है। तो जो सम्मान जिस प्रकार से उन्होंने फैसला करना चाहिए, आज 2 बार का सेशन गुजर गया और विपक्ष का नेता नहीं है, ये कांग्रेस के लिए सोचने का विषय है ना। उन्होंने सोचना चाहिए, और जिसके साथ बहुमत है उसको
नेता बनाना चाहिए, कांग्रेस की जिम्मेवारी। और INLD और JJP का क्या आज भविष्य देखते हैं आप? देखो, आज INLD के 2 विधायक हैं, JJP 0 पे आउट हुई है। वो तो जनता है, जनता जिसको चाहती है उसको बनाती है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी कांग्रेस पार्टी ढलान की तरफ है और एक तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। और आने वाले जब चुनाव होंगे आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी और डबल बहुमत के साथ आने वाली है। जी, न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मोहनलाल बड़ोली, हरियाणा BJP के अध्यक्ष, जिन्होंने ना सिर्फ राजनीति बल्कि अपनी रणनीति क्या है आगे की हरियाणा में, प्रदेश में, देश में, उसको लेकर के खुलकर चर्चा की। शुक्रिया।